मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आपके समक्ष भारत की वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करना चाहता हूँ। भारत की वर्ण व्यवस्था बहुत ही प्राचीन काल की है। वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। पहले वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार होती थी। किसी भी वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति अच्छा कर्म करके उच्च वर्ण में उसका स्थानांतरण हो जाता था। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न कर्म करने के कारण निम्न वर्ण में चला आता था। इस तरह से पहले वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, इसलिए उसमें जटिलता नहीं थी। ऋग्वेद में कहा गया है, पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, बाहों से क्षत्रिय का जन्म हुआ, जंघा से वैश्य का जन्म हुआ और पाँव से शूद्र का जन्म हुआ। यानी ये चारों वर्ण समाज रूपी शरीर के अभिन्न अंग हैं। सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। वर्ण व्यवस्था जो आगे चल करके विशेष करके मध्यकाल में जन्म के अनुसार हो गया और यह जटिल रूप धारण करता चला गया और वर्ण भी कई जातियों में विभक्त हो गया और जातिवाद का भेदभाव समाज में काफ़ी तीव्र हो गया। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और समाज में वे पूजनीय कहे जाने लगे, जिसके कारण शूद्रों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और शूद्रों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें आध्यात्मिक चिंतन मनन से भी रोका जाता था। आगे चल करके अनेक समाज सुधारकों ने जटिल जातिवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए अनेक आंदोलन को चलाया, जिसमें स्वामी रामानंद, कबीरदास इत्यादि का नाम प्रमुख है। इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाया और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई और कर्म के अनुसार उन्होंने वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहा। पूजा पाठ का जो एकाधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास प्राप्त था, उसे उन्होंने सभी वर्णों को देने का ऐलान किया। स्वामी विवेकानंद भी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे और उनका विचार था कि समाज के सभी लोग समान हैं। और आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय ने भी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी भी कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। आधुनिक समाज में विशेषकर औद्योगिकरण के कारण वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। जाति व्यवस्था ढीली हो गई है और जो जैसा पेशा करता है उसे लोग उसी पेशे के नाम से पुकारते हैं। जैसे वकालत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वकील कहलाता है, चाहे वह किसी भी वर्ण से या जाति से संबंधित हो। शिक्षण कार्य करने वाला शिक्षक कहलाता है, इंजीनियरिंग कार्य करने वाला इंजीनियरिंग कहलाता है। दूसरी बात यह हुई है कि शैक्षणिक क्षेत्र में ज्ञान के विस्फोट ने भी वर्ण व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। उच्च पद पर अगर निम्न वर्ण या जाति के लोग भी कार्यरत हैं तो उनके आदेश का पालन उच्च वर्ण के भी लोग करते हैं और उन्हें करना पड़ता है। उच्च वर्ग के लोग भी अपने उच्च पदाधिकारियों का पूरा सम्मान देते हैं। इस तरह से यह कर्म के अनुसार ही जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था आज के समाज में ज़्यादातर मान्य है।
तत्व भी वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तित करने का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो, उसे समाज में पूरा सम्मान और इज्जत प्राप्त है। उसी प्रकार आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति का समाज में पूरा सम्मान प्राप्त नहीं है और उसे लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर दलित जाति का कोई नेता है तो उसे पूरा सम्मान दिया जाता है। अतः आज के समाज में आर्थिक तत्व और पद के द्वारा ही व्यक्ति सम्मानित होता है या अनादर का पात्र बनता है। अतः वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर अब नहीं रह गई है। वस्तुतः यह सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में मत प्राप्त करने के लिए जातिवाद का लोग नारा लगाते हैं। अतः वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सभी लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि सभी लोग शिक्षित होकर के और अपना अच्छा से अच्छा पेशा प्राप्त करें। शिक्षा चूँकि अभी सीमित है, इसलिए अशिक्षित लोगों का समाज में सम्मान प्राप्त नहीं है, चाहे वह ब्राह्मण वर्ण के ही क्यों नहीं हो। अतः शिक्षा का फैलाव करना ही वास्तव में वर्तमान समय में सच्ची देशभक्ति है और इसी से समाज और देश के स्वरूप को परिवर्तित किया जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में जो आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसके पीछे अज्ञानता है। अतः ज्ञान का विस्फोट करके ही प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानी बनाकर भ्रष्टाचार पर भी को नियंत्रित किया जा सकता है और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध जन जागृति पैदा की जा सकती है।